देखती आँखों और सुनते कानों को ज़ियाउल हक का सलाम। आज हम डिस्कस करेंगे UET ECAT पास पेपर 2015। देखते हैं जी इसका क्वेश्चन नंबर 1। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन 1, देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन ए क्लास। एक क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जी 50। 38 आउट ऑफ दीज ऑन डेस्कटॉप कंप्यूटर। 38 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास डेस्कटॉप कंप्यूटर है। 38 कि जिनके पास डेस्कटॉप कंप्यूटर है और 16 ऑफ देम, और 16 उनमें से ऐसे हैं कि जिनके पास लैपटॉप कंप्यूटर है। It is known that the number of students who own both laptop and desktop, भाई जिनके पास लैपटॉप और डेस्कटॉप दोनों कंप्यूटर हैं वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास x। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x की स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो सकती है वो हमने बताना है। भाई जिन स्टूडेंट्स के पास डेस्कटॉप हैं उन्हें नाम रख देते हैं सेट A का। ये सेट A है और यहाँ रख दिया जी सेट B, और A इंटरसेक्शन B के अंदर जिनके पास दोनों चीज़ें हैं वो हमारे पास आ रहा है जी x। और सेट A में नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप कह लें जी 38, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B इज़ इक्वल टू 16, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B इज़ इक्वल टू x। स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू हमने बतानी है जी x की क्या होगी। यहाँ हमें पता है कि जी फार्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B। ये फार्मूला हमने यूज़ किया है। और A यूनियन B टोटल जो हमारे पास क्लास के अंदर स्टूडेंट्स हैं वो है जी 50, और A में हमारे पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं 38। B के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं जी जिनके पास डेस्कटॉप है जी वो 16 है, और इनकी इंटरसेक्शन में आ रहा है x। ये माइनस का x इधर शिफ्ट किया तो इधर आकर हो गया ये प्लस x, और 38 में हम ऐड करेंगे 16, ये आ जाएगा 54, और माइनस का 50, तो यहाँ से x जो है वो किस चीज़ के बराबर हो गया 4 के। तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x वो हमारे पास आ जाएगी जी 4, जो ऑप्शन आ रहा है C ऑप्शन है। तो हमारे पास ये आ गया जी राइट आंसर इसका C। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन ए क्लास, 38 आउट ऑफ दीज ऑन डेस्कटॉप and 16 of them on laptop computer. It is known that the total number of students who own both and laptop and desktop computer is x. Based on the above information the largest possible value of x। जी यहाँ पर largest value पूछ रहा है। जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें उसने पूछी थी हमारे पास smallest value। देखें A जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स A में आ रहे थे 38 और B के अंदर आए हैं 16, और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू कॉमन आई है वो आ रही है 4। अब उसका क्वेश्चन ये है कि इसमें लार्जेस्ट वैल्यू क्या होगी, कि कितने लार्जेस्ट कॉमन हो सकते हैं। तो भाई लार्जेस्ट जो हमारे पास कॉमन हो सकते हैं वो 16 हो सकते हैं, कि पूरा सेट B जो है वो मर्ज हो जाए किसके अंदर जाके A में, क्योंकि A के अंदर एलिमेंट्स 38 हैं और B के अंदर टोटल एलिमेंट्स है ही 16 है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट जो इनमें कॉमन आ सकते हैं वो हमारे पास कितने आ सकते हैं जी 16। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो राइट ऑप्शन बनेगी वो ऑप्शन B आ जाएगी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व एंड द स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन और उस कर्व का हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। एक मेथड ये है कि हम इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें और x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। दूसरा मेथड ये है कि हम देखते हैं कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जो इस स्ट्रेट लाइन और इस कर्व दोनों को सेटिस्फाइड करता है। अगर मैं इसमें -2 पुट करता हूँ, यहाँ पर -2 लगाएंगे
यहाँ -2 लगाने से -4, y की जगह पे -2 लगाने से +2, तो ये आ जाएगा जी -2 = 2। ये तो सेटिस्फाइड नहीं हुआ, और 2, 2 पुट करके देख लेते हैं। 2 × 2 -2 = 2, 4 - 2 2 = 2। भाई इस पॉइंट ने स्ट्रेट लाइन को तो सेटिस्फाइड कर दिया है, अब इस कर्व के अंदर भी चेक कर ले, अगर इसको भी सेटिस्फाइड कर देगा तो यही आंसर है। अगर हम ये पॉइंट पुट करते हैं 2 का स्क्वायर y की जगह फिर 2 का स्क्वायर = 8, तो 4 + 4 = 8, तो 8 = 8। तो ये बी पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है कि जिसने स्ट्रेट लाइन को भी सेटिस्फाइड किया है और इस कर्व को भी इसने सेटिस्फाइड कर दिया। तो इस क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन नंबर 3 में जो राइट ऑप्शन आ जाएगी ऑप्शन बी। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। इन चार में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। मल्टीप्लिकेशन में अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। हम पहली ऑप्शन देखते हैं जी, 9⁻⁴ और 9⁻⁴ से क्या आंसर मिलता है। 9 1/3 और प्लस का 1/6, 6 आ गया जी इसमें एलसीएम, तो 2 + 1 ये आ जाएगा 9 की पावर 3/6, 9 की पावर 1/2 विच इज़ इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास सेटिस्फाइड हो गया। लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो बराबर आ रही है राइट हैंड साइड पे। बाकी ऑप्शन चेक करने की अब ज़रूरत ही नहीं रही, क्योंकि लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दीज है। अगर ना लास्ट ऑप्शन ऑल ऑफ दीज होती तो फिर हमने देखनी थी बाकी ऑप्शन भी। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 में जो राइट आंसर आ जाएगा जी, वो ऑप्शन जो है वो ए आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। If 4⁻x² - 6 = 16⁻x + 1 = 0, then the valid values of x की क्या वैल्यूज़ हैं वो इसमें बतानी है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 4⁻x² - 6 = 16⁻x + 1। ये माइनस का मैंने इस तरफ ट्रांसफ़र कर दिया। फर्दर इसे लिख रहे हैं 4⁻x² - 6 = 4⁻2x + 1। अब यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। x की वैल्यू पहले पुट करते हैं जी 4। अगर x की वैल्यू इसमें 4 पुट करते हैं तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 - का 6, यह आ जाएगा 4⁻10। और अगर इसमें यहाँ पर x की जगह पे 4 पुट करते हैं तो 4 और प्लस का 1, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 4⁻10। तो ये दोनों आंसर जो है वो सेम आ रहे हैं, किसके ऊपर, 4 के ऊपर। और 4 इनमें इसके अलावा कहीं पर भी नहीं आ रहा, तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर आ जाएगा वो ऑप्शन ए आ जाएगी। हम -2 को भी देख लेते हैं। अगर इसमें हम -2 पुट करें, -2 का स्क्वायर करेंगे 4 - 6 करेंगे -2, और यहाँ x की जगह पर अगर -2 पुट करते हैं तो -2 + 1, ये -1 आ जाएगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4⁻2। तो -2 भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, 4 भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो क्वेश्चन 5 में जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 6। What is the value of x is log of square root of 27 to the base 9 = x। x की वैल्यू इसमें बतानी है, क्या आएगी। यहाँ हम एक log की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, log of square root of 27 to the base 9 = x। log के आगे फंक्शन की पावर हो तो वो log से पहले आ जाती है। ये थ्योरम है जी हमारा, log of m⁻n इक्वल होता है n log of m के। ये log की प्रॉपर्टी लगाने लगे, ये 1/2 पहले आ जाएगा, log of 27 to the base 9 = x। इस 2 को अगर मैं इस तरफ मल्टीप्लाई कर दूँ, log of 27 to the base 9 = 2x।
फिर इस 9 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसे लिखते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म से 9 रेज़ टू पावर 2x इज़ इक्वल टू 27। फिर इस 27 को मैं लिखूँगा 3 रेज़ टू पावर 3 और इस 9 को मैं लिखूँगा 3 का स्क्वायर, इसके ऊपर पावर 2x, 3 रेज़ टू पावर 3 इज़ इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर 4x। यहाँ से कंपेयर करें 3 बराबर हो जाएगा 4x के और x की वैल्यू आ जाएगी 3/4 जो हमारे पास ऑप्शन ए आ रही है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो राइट आंसर बनेगा वो है क्वेश्चन ए ऑप्शन जो है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 7 ऑन सिंप्लीफिकेशन 3 log of x to the base x plus 1 divided by 4 minus log of 1 to the base x square is equal to 3। अगर ये नंबर और बेस सेम हो तो इसकी वैल्यू 1 होती है, प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 log 1 की वैल्यू 0 होती है और इसके ऊपर आ जाएगा जी स्क्वायर, तो 4/4 का स्क्वायर आंसर आ जाएगा 1 जो हमारे पास है जी ऑप्शन बी। तो 7 में आ जाएगी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन 8 द कोऑर्डिनेट्स गिवन इन द टेबल रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c द वैल्यूज ऑफ m एंड c आर। ये एक हमें टेबल गिवन है, x और y की वैल्यूज़ का हमें एक टेबल गिवन है। इस टेबल और इक्वेशन की मदद से हमने बताना है कि m और c की वैल्यूज़ क्या होंगी। ये टेबल ये कहता है कि अगर x की वैल्यू को 0 रखा जाए तो y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू को 1 रखा जाए y की वैल्यू 10/3, 2 पे 14/3 और 3 के ऊपर कितनी आ रही है जी 6। अगर हम x की वैल्यू इस इक्वेशन में 0 रखते हैं तो y की वैल्यू 2 आ रही है, तो यहाँ पर y की जगह पे 2 पुट किया, x की जगह पे 0, तो c जो है वो बराबर किसके हो गया जी 2 के, और c की वैल्यू 2 सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रही है, तो यहीं से ही c जो है हमारा आंसर राइट आंसर कौन सा आ जाएगा जी ऑप्शन डी आ जाएगी, क्योंकि c कहीं और किसी और जगह पे 2 नहीं आ रहा। अच्छा जी, अगर हमें देखना है कि भाई m की वैल्यू क्या होगी, c की वैल्यू का तो हमें पता चल गया, m की वैल्यू के लिए आप ये वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, x की ये भी पुट कर सकते हैं। इसमें चूँकि फ्रैक्शन नहीं है इसलिए मैं यही वैल्यू पुट करता हूँ। y की वैल्यू 6 और x की जगह पे 3, तो 3m आ जाएगा, और c चूँकि हमने कैलकुलेट कर लिया है वो 2 आया, तो यहाँ से 6 - 2 4 हो जाएगा, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी 4/3 जो कि ऑप्शन डी में था। नेक्स्ट है जी फॉर द सेट ऑफ द वैल्यूज़ ऑफ m फॉर विच द रूट्स ऑफ द इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स। इस इक्वेशन के रूट्स रियल हैं, हमने बताना ये है कि m की कौन सी वैल्यूज़ के लिए इस इक्वेशन के रूट्स रियल हैं। भाई हमें पता है कि रूट्स उस वक्त रियल होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट का आंसर ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 आ जाए। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई हो और कहा गया हो कि रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं, तो हमें ये बात पता है कि रूट्स उस वक्त इक्वल होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट का आंसर ग्रेटर दैन और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। b का स्क्वायर m स्क्वायर -4 a की जगह पे 2 और c की वैल्यू भी 2 ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0, m स्क्वायर ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 16। जी अब देखते हैं हम ऑप्शन क्या क्या हैं। m इज़ लेस दैन और इक्वल टू 4, 4 भी और 4 से लेस भी। अगर मैं m की वैल्यू इसमें 3 लगाता हूँ इस इक्वेशन में, तो 3 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 9 ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 16, आंसर ट्रू नहीं आ रहा। तो इसका मतलब इक्वल टू 4 के लिए तो ट्रू हो जाएगा, लेकिन लेस दैन 4 के लिए आंसर ट्रू नहीं है, तो m लेस दैन 4 ऑप्शन ए ख़त्म हो जाएगी, b भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इसमें भी यहाँ पर कहा गया है m इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 4, और c में 4 और 4 से ग्रेटर। 4 के लिए यहाँ रखेंगे 16, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 इक्वल आ गया ग्रेटर, 4 से ग्रेटर यहाँ पर 5 रख के देखते हैं, 5 का स्क्वायर ग्रेटर दैन 16, 25 ग्रेटर दैन 16, वाकई ही आंसर ट्रू है।
लेकिन ये ऑप्शन दी गई है, इसमें भी m ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 4 है और m की वैल्यू -4 और -4 से लेस। अच्छा जी, अगर हम -4 रखेंगे, -4 का स्क्वायर तो 16 इज़ इक्वल टू 16। अब -4 से लेस -5 भी रख के देख लेते हैं। -5 रखेंगे उसका स्क्वायर ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 16, 25 ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 16, आंसर ट्रू आ रहा है। तो ये ऑप्शन है कि m की वैल्यू -4 या -4 से लेस भी रख लें, -5, -6, -6.5 कोई वैल्यू भी रख सकते हैं और उधर 4 से ग्रेटर। तो इसमें जो राइट ऑप्शन आ जाएगी वो हमारे पास ऑप्शन डी आ जाएगी जी, क्वेश्चन नंबर 9 में। जी नेक्स्ट है जी क्वेश्चन 10 और 11 क्वेश्चन पहले करते हैं ताकि इसके लिए थोड़ी स्पेस बन जाए हमारे पास। क्वेश्चन 11 है, इफ़ ए एंड सी गिवन डैट ए बी इज़ इक्वल टू सी, फाइंड द मैट्रिक्स बी। ए और सी की वैल्यू गिवन है और हमने मैट्रिक्स बी फाइंड आउट करना है। इक्वेशन दी गई है ए एक्स इज़ इक्वल टू ए बी इज़ इक्वल टू सी, और चूँकि मैंने b फाइंड आउट करना है तो b यहाँ से बराबर हो जाएगा a इनवर्स इनटू c, और c चूँकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2/2 है, और आइडेंटिटी को अगर किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वही मैट्रिक्स आएगी। तो इसका मतलब b जो है वो बराबर किसके हो जाएगा, a इनवर्स के। और किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स जो फाइंड आउट करते हैं उसके लिए फार्मूला होता है ए इन्वर्स इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब ए का मुझे इन्वर्स फाइंड करना है तो उसके लिए एडजॉइंट में डायगोनल एलिमेंट्स की जगह को बदल देते हैं। यहाँ आ जाएगा -2 और 3, और जो नॉन डायगोनल हैं उनके साइन चेंज करेंगे। साइन चेंज करूँगा तो यहाँ पे -2 और प्लस का 4 और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। भाई इसका जब डिटर्मिनेंट लेंगे 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया -2 से तो -6, और दरमियान में माइनस और एक माइनस ये है तो ये प्लस का 8 आ जाएगा। तो -2, 4, -2 और 3 डिवाइडेड बाय 8 - 6 करेंगे 2 आ जाएगा। अब जब मैं इसे डिवाइड करूँगा और डिवाइड करने से कि आंसर मुझे मिल जाएगा -1, 2, फिर -1 और 3/2। अब -1 और 2, -1, 3/2 ऑप्शन जो है वो ए में आ रहा है। तो इसका मतलब जो हमारा राइट आंसर बन जाएगा वो ऑप्शन कौन सी आ जाएगी, इसमें ए आ जाएगी। दोबारा बताता हूँ क्वेश्चन क्या था। मैट्रिक्स ए की वैल्यू गिवन है और मैट्रिक्स जो है वो सी की वैल्यू गिवन है। हमने फाइंड करना था बी बराबर हो जाएगा ए इन्वर्स और सी के, और सी चूँकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसलिए बी ए इन्वर्स हो जाएगा। अगर हमने मैट्रिक्स बी फाइंड आउट करनी है तो हमने इस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना है। ए इन्वर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट में डायगोनल एलिमेंट्स की जगह बदल देते हैं तो, और नॉन डायगोनल के साइन चेंज कर देते हैं। ये नेगेटिव हो जाएगा और ये वाला पॉजिटिव। डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट इसका लेते हैं कि डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे -6, दरमियान में माइनस और प्लस का 8 हो जाएगा। इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास राइट ऑप्शन आ जाएगी क्वेश्चन 11 में ऑप्शन ए। जी अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में ए और बी गिवन है और मैट्रिक्स एक्स फाइंड आउट करना है। यहाँ से ए एक्स इज़ इक्वल टू बी एक्स बराबर हो जाएगा ए इन्वर्स बी। और अभी हमने देखा कि ए इन्वर्स का फार्मूला है एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। तो ए का इन्वर्स एडजॉइंट इसका अगर लेंगे डायगोनल एलिमेंट्स की जगह बदली और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साइन बदल देने हैं। डिवाइडेड बाय इसका डिटर्मिनेंट करेंगे तो -6 + 8 और
बी मैट्रिक्स की वैल्यू गिवन है जी 27 और 16। 27 और 16 वैल्यू हमें गिवन है बी की। जी अब अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें, डिवाइड बाद में कर लेंगे जी। 8 - 2 से आंसर आ जाएगा 2, 8 - 6 से आंसर 2 आ गया। 27 को हमें मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो ये आ जाएगा माइनस का 54 और प्लस का 64। 4 को 16 से करेंगे, फिर -2 को 27 करेंगे, माइनस का 54 प्लस का 48। 64 में से 54 माइनस किए 10 आ गया, और 48 और माइनस का 54 माइनस का 6 आ जाएगा। इसे जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो 5 और माइनस का 3, और 5 - 3 हमारे पास है जी ऑप्शन इसमें सी आ गई। क्वेश्चन नंबर 10 में ऑप्शन सी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है, फाइंड ऑल द एंगल्स बिटवीन 0 एंड 360 डिग्री सच दैट साइन एक्स इज इक्वल टू -हाफ। 0 और 360 के दरमियान हमारे पास 4 क्वाड्रेंट में जितने भी एंगल्स पॉसिबल हैं वो फाइंड आउट करने हैं। अब आप देखिए इसमें साइन एक्स की वैल्यू उसने दी है -हाफ, और हमें पता है कि साइन जो है वो नेगेटिव होता है 3rd क्वाड्रेंट में और 4th क्वाड्रेंट में। 3rd और 4th क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है। अब आप देखिए इसमें बी ऑप्शन में एंगल आ रहा है 30 डिग्री। भाई ये तो 1st क्वाड्रेंट का एंगल है, तो ये 2 ऑप्शन तो बिल्कुल वैसे ख़त्म हो जाएंगी। और 150 एंगल जो है वो 2nd क्वाड्रेंट का है, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो मेरा ख्याल है विदाउट एनी सोल्यूशन हम आंसर इसका किस चीज़ के बराबर लिख सकते हैं, ए के, क्योंकि ए जो है वो 210 और 330 डिग्री ये 3rd और 4th क्वाड्रेंट के एंगल हैं, और साइन हमारा नेगेटिव था। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, 1 + cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 + secant थीटा, 1 + cos थीटा। इस सीकेंट को मैं लिख रहा हूँ जी 1/cos। सीकेंट थीटा को हमने लिख दिया 1/cos, फिर 1 + cos थीटा, और इसमें एलसीएम लेंगे cos थीटा +1 डिवाइडेड बाय cos थीटा। ये आ जाएगा जी cos थीटा, 1 + cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा +1, और 1 + cos थीटा 1 + cos थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा जी ऑप्शन सी आ जाएगी क्वेश्चन 13 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है, बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ एन एक्सप्रेशन ए गिव्स 1 - 8x + 24x² - 32x³ + 16x⁴। ये बताना है इनमें से ये बाइनोमियल एक्सपेंशन इन 4 ऑप्शन में से किसकी है। स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं पहले आपको 2 फार्मूले समझाता हूँ बाइनोमियल एक्सपेंशन के। अगर हमारे पास आ जाए a + b⁴, यहाँ हम लिखेंगे 4c0, 4c1, 4c2 और 4c3, और इस a की पावर हम लिखेंगे यहाँ पर 4, फिर a की एक पावर कम करेंगे 3, यहाँ 2, यहाँ a की पावर 1, और यहाँ आपको 4c4 भी लिखना पड़ेगा, और लास्ट में जाकर a की पावर कितनी हो जाएगी 0। यानी अगर हमारा इंडेक्स 4 है, आपने 4c0, 4c1, 4c2, 4c3, 4c4 तक लिखना है, और b की पावर यहाँ 0 आएगी, फिर दरमियान में प्लस b की पावर 1, फिर प्लस b की पावर 2, फिर प्लस b की पावर 3, फिर प्लस, और इधर b की पावर कितनी आ जाएगी 4। यानी अगर बाइनोमियल में a और b के दरमियान में साइन पॉजिटिव है तो सारी टर्म्स के दरमियान में साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। लेकिन अगर यही नेगेटिव साइन आ जाए, 4c0 a4, 4c1 a³ b1,
4c2a²b², 4c3ab³ 4c4b⁴, सारी टर्म्स यहीं आएंगी, लेकिन साइन अल्टरनेट चलेंगे, पहला पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव और लास्ट में जाके क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अब आप देखिए हमारी जो एक्सपेंशन हमें दी गई है वो अल्टरनेट साइन के साथ है, इसका मतलब ए और बी के दरमियान में साइन कौन सा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो आप ये दो ऑप्शन तो बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए, ये ऑप्शन नहीं आ सकती, ये ऑप्शन नहीं आ सकती। दूसरी चीज़ इसमें आप देखिए, स्टार्ट में हमने ए की पावर 4 करनी है और लास्ट में जाकर बी की पावर 4 करनी है, और 4c4 जो होता है ना वो 1 के इक्वल होता है। 4c4 का आंसर कितना आएगा, 1। अब सिर्फ आपने b की पावर 4 करनी है। अब आप देखिए इसमें अगर आप पहली ऑप्शन देखते हैं तो ये हमारे पास b आ रहा है, तो b की पावर अगर हम 4 करेंगे, b⁴, 2⁴ हो जाएगा हमारे पास 16x की पावर 4। और आप देखिए हमारी जो लास्ट टर्म है वो 16 ही आ रही है, 16 और x की पावर कितनी आ रही है, 4। अगर हम इस पोर्शन इस ऑप्शन पे देखें तो 4⁴ से आंसर 16 नहीं आएगा, बल्कि आंसर किससे आएगा, 2⁴ से। ये सारा क्वेश्चन मैंने आपको डिटेल के साथ समझाया है, पेपर में इसे करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे कि बाइनोमियल अल्टरनेट साइन के साथ है। दो ऑप्शन पॉजिटिव वाली बिल्कुल ख़त्म हो गई। उसके बाद हमने लास्ट में देखा कि b की पावर 4 करनी है। आप इस 2 की पावर 4 से हमें आंसर 16 मिलेगा, 4 की पावर 4 से आंसर 16 नहीं मिलेगा। तो इसमें क्वेश्चन 14 में जो राइट ऑप्शन है जी वो आ जाएगी ऑप्शन 15, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 है, डिफरेंशिएट द एक्सप्रेशन x - 1 इंटू x + 2 स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। जी अगर हम इसका डेरिवेटिव लें, डेरिवेटिव ऑफ x - 1 इंटू x + 2 स्क्वायर, प्रोडक्ट रूल इस पर लगाएंगे, u इंटू वी फॉर्म, u डेरिवेटिव ऑफ v फिर प्लस का v डेरिवेटिव ऑफ u, x - 1 और अगर इस पर पावर फार्मा लगा दें, पावर पहले पावर में से एक कम, फिर पावर को छोड़कर इन साइड का डेरिवेटिव लेंगे, x का 1 कांस्टेंट का 0 फिर प्लस x + 2 स्क्वायर, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 आ जाएगा। और अगर हम यहाँ से x + 2 इन दोनों से कॉमन ले लें, x + 2 कॉमन लेने से यहाँ रह जाएगा जी 2x और माइनस का 2, और यहाँ से x + 2 कॉमन लिया हुआ है, स्क्वायर था, तो ये रह जाएगा x + 2 इंटू 3x हो जाएगा, +2 और -2 कैंसिल हो जाएंगे, प्लस x और प्लस का 2x, ये आ जाएगा जी 3x। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास इसमें बनेगी ऑप्शन डी आ जाएगी, 3x इंटू x + 2। ये था जी क्वेश्चन 15। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16। जी क्वेश्चन 16 है, द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व इज़, ये एक कर्व दी गई है और इस कर्व पर ये पॉइंट गिवन है और कर्व का ग्रेडियंट कितना दिया गया है, 2 वैल्यूज़ फाइंड करनी है हमने ए और बी की। इन 4 ऑप्शन में से हम बताएंगे कि ए और बी की कौन सी वैल्यूज़ आती हैं। अब आप देखिए अगर ये पॉइंट इस कर्व पे लाई कर रहा है तो हर पॉइंट अपने कर्व को ज़रूर सेटिस्फाइड करेगा। यानी अगर हम इसमें y की वैल्यू 5 रखते हैं और x की वैल्यू कितनी रखेंगे, यहाँ पे 2, ये सेटिस्फाइड होनी चाहिए क्योंकि ये पॉइंट इस कर्व पे लाई कर रहा है। अगर यहाँ पर y को 5 रख दिया जाए, x को 2 रख दिया जाए, फिर b और x को 2 रखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 4। अच्छा जी, a और b की वैल्यू ये वाली लगा के देखते हैं कि इसमें सेटिस्फाइड होती हैं या नहीं। अगर हम a की वैल्यू 7 लगाएं
7 लगाने से यहाँ आंसर आ जाएगा जी, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14, तो ये बन जाएगा b/4, और 5 और माइनस का 14 माइनस का 9 और b/4, तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -36, जबकि यहाँ पर b की वैल्यू 7 लगाने से कितनी होनी चाहिए थी 4। इसका मतलब ये सेटिस्फाइड नहीं होती, और 7 लगाने से b की वैल्यू तो भाई -36 आई थी, यहाँ b की वैल्यू 2 दी गई है, ये भी सेटिस्फाइड नहीं है। अच्छा, अब हम इसमें देख लेते हैं कि अगर हम a की वैल्यू 7/3 रखते हैं तो b हमारा 4/3 आता है या नहीं आ रहा जी। इसी इक्वेशन में 5 2 इंटू, अब x की वैल्यू हमने रखनी है जी, यहाँ पर 2 रखी थी, a की वैल्यू रखेंगे 7/3 और प्लस का b और डिवाइडेड बाय 4, 5 और माइनस का 14 डिवाइडेड बाय 3 इज़ इक्वल टू b डिवाइडेड बाय 4। 5 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 15 माइनस का 14, ये आ जाएगा 1/3 b/4, तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 4/3, b की वैल्यू 4/3 आ रही है। तो ये हमारे पास जो है वो सेटिस्फाइड हो रही है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो राइट ऑप्शन आ जाएगी वो कौन सी आ जाएगी, इसमें सी आ जाएगी जी। आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे सर आपने तो ग्रेडियंट जो है वो यूज़ ही नहीं किया, ग्रेडियंट ऑफ द कर्व इस क्वेश्चन के अंदर 2 दिया गया था, इसको आपने यूज़ नहीं किया। हम ग्रेडियंट की मदद से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ग्रेडियंट बोलते हैं स्लोप को, और ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव जो है वो क्या होता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव होता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट। आप इसका डेरिवेटिव लें, dy/dx इज इक्वल टू, ये आ जाएगा a, और x की पावर अगर हम ऊपर ले जाते हैं तो x की पावर -2, इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस का 2x³ हो जाएगा, तो यहाँ पे b आ जाए माइनस का 2b डिवाइडेड बाय x³ करेंगे। इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो -2x की पावर -3, जिसे हम लिख सकते हैं -2/x³। अब जो dy/ds है वो क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है जी, वो 2 आ रहा है, और ये कब 2 आता है, जब ये वाला पॉइंट पुट किया जाता है, यानी x की वैल्यू जब हम 2 रखेंगे तो dy/ds का आंसर किस चीज़ के बराबर आ रहा है 2 के, तो a माइनस का 2b, और x की जगह पे जब मैं यहाँ पे 2 पुट करूँगा तो 2 की पावर 3 आ जाएगी, और चूँकि इसमें y है नहीं जहाँ पर हम 5 पुट करेंगे, तो 2 इज़ इक्वल टू a माइनस का b/4। अब हम देखेंगे ऑप्शन, चूँकि मुझे मैंने अभी सॉल्व करवाया, आंसर कितना आ रहा है सी आ रहा है, तो मैं अब a की वैल्यू 7/3 रखूँगा यहाँ पर, और देखूँगा b हमारा 4/3 आता है या नहीं जी। 2 इज़ इक्वल टू 7/3 माइनस का b/4, b/4 इज़ इक्वल टू 7/3 माइनस 2, b/4 इज़ इक्वल टू, एलसीएम ले लेंगे, 3 इसमें एलसीएम आ जाएगा तो 7 - 6, b/4 इज़ इक्वल टू 1/3, और यहाँ से भी b की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 4/3। बाकी ये वैल्यूज़ आप रखेंगे, ये सेटिस्फाइड नहीं होगी, सिर्फ इसमें एक ही आंसर है सी। आप जिस मर्ज़ी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, हमने 2 मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है, डिफरेंशिएट द एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x इज़ जी। इस पर डिफ्रेंशिएशन लगाने के लिए हम क्वेश्चन रूल लगाएंगे, u/v फॉर्म डेरिवेटिव ऑफ e⁻² डिवाइडेड बाय x + 1। क्वेश्चन रूल के लिए यहाँ से स्टार्ट लेते हैं, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस का u डेरिवेटिव ऑफ v डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर। अब इसमें एक फार्मूला हम यूज़ करेंगे,
डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू पावर एफ ऑफ एक्स, ई रेज टू पावर एफ ऑफ एक्स ही होगा, और फिर साथ में मल्टीप्लाई करना है डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स से। ये फार्मूला इस पर यूज़ करेंगे तो x प्लस 1 ई की पावर 2x का डेरिवेटिव ई की पावर 2x ही, फिर पावर के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई भी करना है, 2x के डेरिवेटिव से जब मल्टीप्लाई करेंगे ये 2 आ जाएगा, फिर माइनस का ई की पावर 2x, x का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट का 0 और x प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा। अब इन दोनों से e की पावर 2x कॉमन लेंगे, इस 2 को अगर x से मल्टीप्लाई करूँ तो 2x प्लस 2 और माइनस का 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर e की पावर 2x और 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आप देखिए ये किस ऑप्शन में आ रहा है जी, e की पावर 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास आया है ऑप्शन बी में। तो क्वेश्चन 17 में जो राइट ऑप्शन आ गई वो हमारे पास ऑप्शन बी आ गई जी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18, इफ़ डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 देन वाई इज़ गिवन बाय, डेरिवेटिव हमें गिवन है, हमने y फाइंड आउट करना है, इसका मतलब हमने इंटीग्रेट करना है, और इंटीग्रेट करने से पॉलिनोमियल की डिग्री इंक्रीज़ करती है, डिफरेंशिएट करने से पॉलिनोमियल की डिग्री डिक्रीज़ करेगी, जबकि इंटीग्रेट करने से पॉलिनोमियल की डिग्री इंक्रीज़ करेगी। इसका मतलब डिग्री हमारी 2 से ज़्यादा होनी चाहिए, जबकि यहाँ पर 1 आ रही है, तो इसलिए हम ये ऑप्शन ख़त्म कर देंगे। अब देखते हैं इन दोनों में से कौन सी ऑप्शन बनती है। तो इंटीग्रेट करूँगा, यहाँ y रह जाएगा, और एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन हो जाएगी एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3। इसका फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू पावर n इंटीग्रल, तो एक्स रेज टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, और साथ लिखते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, बट n इज़ नॉट इक्वल टू -1। तो एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन जो है एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3, और 2 की आ जाएगी जी 2x, और साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। 2x का डेरिवेटिव जो है वो 2 होता है, और 2 की इंटीग्रेशन कितनी आ जाएगी 2x, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो हमारे पास इसमें ऑप्शन आ जाएगी ऑप्शन ए 18 में जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 19 है जी, 0 to 1 f of x dx is equal to 1 to 3 f of x dx, both are equal to 3. Evaluate 0 to 1 f of x dx, 1 to 3 f of x dx is equal to k, then value of k is equal to, देखते हैं जी सॉल्व करके। k हमें गिवन है 0 to 1 f of x dx प्लस 1 to 3 f of x dx, और ये भी गिवन है कि 0 to 1 f of x dx की वैल्यू 3 आ रही है, और 1 से 3 f of x dx इसकी वैल्यू भी 3 है, तो यहाँ से k जो है वो हमारे पास इक्वल हो जाएगा 6 के। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इसमें आ जाएगी ऑप्शन बी आ जाएगी कि k की वैल्यू इसमें 6 आ गई। नेक्स्ट है जी, अवेलुएट करना है हमने 1 to 3 2 f of x प्लस 5 dx इज़ इक्वल टू k जी। इस केस में देखते हैं k की वैल्यू क्या आएगी। k इज़ इक्वल टू 1 to 3 2 f of x प्लस 5 इंटू dx इज़ इक्वल टू 2, इसमें कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रल से बाहर लिखेंगे, 2 1 2 3 f of x dx प्लस, और जो 5 है उसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी 5x, और लिमिट्स आ जाएंगी 1 to 3। अब यहाँ वैल्यूज़ पुट करनी है, तो 1 to 3 f of x dx, 1 to 3 f of x dx क्वेश्चन के अंदर गिवन है हमें 3 का इक्वल है 3 प्लस का 5 और 3x माइनस 1, ये आ जाएगा जी 6 और प्लस का 10, तो वैल्यू आ जाएगी इसमें 16। तो क्वेश्चन 20 में जो राइट ऑप्शन आ गई है हमारे पास ऑप्शन बी आ गई। नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस लिखे हैं जी इसमें, क्वेश्चन 21, क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन 23।
मैं इसमें क्वेश्चन 22 सॉल्व करता हूँ पहले, ताकि हमारे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ी स्पेस बन जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वैलिड रूट्स ऑफ 3x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के रूट्स क्या हैं वो हमने बताने हैं। इसमें ये काम ये है कि आपको जो वैल्यूज़ दी गई हैं वो आप इस इक्वेशन में पुट कर दें। वैल्यू अगर सेटिस्फाइड हो गई तो वो उस इक्वेशन का क्या कहलाएगा, रूट कहलाएगा। -1 अगर इसमें पुट करते हैं, -1 पुट करूँगा तो ये आ जाएगा माइनस का 3, फिर माइनस का 8 और -1 पुट करने से +5 और प्लस का 6 इज़ इक्वल टू 0। -8 और -3 माइनस का 11 और प्लस का 11, तो 0 इज़ इक्वल टू 0। ये तो सेटिस्फाइड हो गया। लेकिन जो कि इसमें एक और दी हुई है ऑप्शन, बोथ चॉइसेस ए एंड बी। अब हम बी को भी चेक करेंगे। यहाँ पर अगर 3 पुट करते हैं तो 3 करेंगे 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 81, फिर माइनस का 3 का स्क्वायर करेंगे 9 को 8 से मल्टीप्लाई किया 72, माइनस का 15 प्लस 6 इज़ इक्वल टू 0। 81 और प्लस का 6 करेंगे 87, 72 और माइनस का 15, -72 और माइनस का 15, ये आ जाएगा जी हमारे पास यहाँ पे 7 माइनस का 87, तो 0 इज़ इक्वल टू 0। ये भी सेटिस्फाइड हो गया। -1 भी सेटिस्फाइड कर रहा है, 3 भी सेटिस्फाइड कर रहा है, तो हम यहाँ पर डी ऑप्शन लगाएंगे जी, बोथ चॉइसेस ए एंड बी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 21। में हमें y गिवन है और इसका डेरिवेटिव लिया गया, हैंस द रिज़ल्ट ऑफ इंटीग्रेशन, यानी इसी डेरिवेटिव की हमने इंटीग्रेशन करनी है और इसमें लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन दी हुई हैं 1 to 5। भाई देखें, ये y गिवन था, इसका डेरिवेटिव लिया तो ये आंसर आया। अब जब हम इस वैल्यू का हम एंटी डेरिवेटिव लेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो उससे हमें y ही वापस आएगा। क्वेश्चन के अंदर हमें y गिवन है, तो इस सारे की इंटीग्रेशन करने से मेरे पास आएगा जी x स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस 1, और मॉडुलस साइन में लिमिट्स हम लिखेंगे जी राइट हैंड साइड पे। अब इस पे हमने लिमिट्स पुट करनी है। पहले अपर लिमिट्स पुट करेंगे। x की जगह मैं 5 रखूँगा तो 25, x की जगह 5 रखने से यहाँ पे आ जाएगा 9। x की जगह 5 रखा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 माइनस 1 9, फिर दरमियान में माइनस, लोअर लिमिट रखेंगे यहाँ पे 1, फिर लोअर लिमिट रखेंगे तो 2 माइनस का 1, स्क्वायर रूट 9, ये आंसर आ जाएगा 3 को 25 से मल्टीप्लाई किया 75 और साथ में है जी माइनस का 1, तो आंसर इज़ 74, जो कि ऑप्शन सी में हमें गिवन है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23। Two straight lines are given as y is equal to 3x plus 1 and y is equal to minus 1 by 3x plus 2. Which of the following statement is correct? इन चार में से कौन सी इसमें करेक्ट है? ऑप्शन ए है जी m and n are parallel, ऑप्शन बी m and n are perpendicular, m and n are not intersect, m and n are intersect at multiple points। अब यहाँ पर हमें पता है कि लाइन की हमारे पास इक्वेशन होती है y इज़ इक्वल टू mx प्लस सी, इसे हम बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर हम कंपेयर करें यहाँ से, तो इसमें जो m लाइन है, m लाइन उसकी जो स्लोप आ जाएगी वो आ जाएगी 3, और जो n लाइन है, n उस लाइन की स्लोप आ जाएगी माइनस का 1/3। और अगर हम इन दोनों की स्लोप को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं
3 मल्टीप्लाई बाय -1/3, रिजल्ट किस चीज़ के बराबर आ गया? -1 के। दो लाइंस की स्लोप को अगर मल्टीप्लाई करने से आंसर -1 आए तो दोनों लाइंस आपस में क्या होती हैं? परपेंडिकुलर। और अगर ये दोनों की स्लोप इक्वल आ जाती तो हम कहते हैं कि लाइंस क्या हैं? पैरेलल, लेकिन इक्वल नहीं आ रही। मल्टीप्लाई करने से रिज़ल्ट -1 के बराबर आ रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी आ जाएगी, M and N आर परपेंडिकुलर। क्वेश्चन 23 में ऑप्शन बी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 24 है जी। लेट द रियल वैल्यूड फंक्शन एफ एंड जी बी डिफाइंड बाय, यानी इसमें हमें एफ ऑफ एक्स गिवन है 2x + 1 और जी ऑफ एक्स हमें गिवन है x² - x। द एक्सप्रेशन फॉर f इंटू जी ऑफ एक्स, ये कंपोजिशन फंक्शन हमने फाइंड करना है। f इंटू जी ऑफ एक्स इज़ गिवन बाय, तो f इंटू जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू f, और यहाँ हम जी ऑफ एक्स की वैल्यू लिखेंगे। जी ऑफ एक्स हमारे पास है x² - x। अब इस सारी वैल्यू को हमने पुट करना है f में, और आप देखिए इस x की जगह पे हम लिख रहे हैं x² - x। जो वैल्यू हमने लेफ़्ट हैंड साइड पे लिखनी है वही वाली वैल्यू राइट हैंड साइड पे, तो इस x की जगह पे भी लिखेंगे x² - x और प्लस का 1। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x² - 2x + 1, तो 2x² - 2x + 1 हमारे पास आ रहा है जी ऑप्शन सी में। 2x² - 2x + 1 ऑप्शन सी आ रही। एफ ऑफ एक्स फंक्शन गिवन था 2x + 1, जी ऑफ एक्स फंक्शन गिवन है x² - x, और फाइंड करना था f इंटू जी ऑफ एक्स। f इंटू जी ऑफ एक्स की मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट की, फिर अभी सारी वैल्यू को हमने f में पुट करना है। और आप देखिए इस x की जगह पे हम रख रहे हैं x² - x। जो वैल्यू लेफ़्ट हैंड साइड में रखनी है वही वाली वैल्यू राइट हैंड साइड में रख के सॉल्व किया, तो इसमें हमारे पास आ गई है जी ऑप्शन सी आ गई। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 25। एक हमें लाइन की इक्वेशन गिवन है और उस लाइन का हमने बताना जी y इंटरसेप्ट और स्लोप। लाइन की ये इक्वेशन गिवन है, y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए हम पुट करेंगे x = 0। इस इक्वेशन में अगर x को 0 पुट करते हैं तो 2y + 6 = 0, 2y = -6, तो y = -3, तो y इंटरसेप्ट जो है वो -3 आ रहा है। ये ऑप्शन भी ख़त्म हो जाएगी, ये वाली ऑप्शन भी हमारे पास ख़त्म हो जाएगी। अब देखते हैं जी इन दो में से कौन सी ऑप्शन आती है। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है, अगर हमारे पास लाइन की इक्वेशन हो ax + by + c = 0 और स्लोप फाइंड आउट करनी हो तो इसका फार्मूला होता है -a/b, यानी माइनस साइन कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। अगर इस फार्मूले को हम यूज़ करेंगे तो माइनस साइन कोफिशिएंट ऑफ x 3 आ गया, कोफिशिएंट ऑफ y 2 आ गया, तो इसकी स्लोप हमारे पास आ रही है जी -3/2, जो ऑप्शन बी में आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 25 में आ जाएगी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 26। सॉल्व द इक्वेशन। इस इक्वेशन का हमने सोल्यूशन बताना है, बजाय इसके कि हम इक्वेशन को सॉल्व करें, जो आंसर दिए गए वो इसमें पुट करके देख लेते हैं कि कौन सा इसमें वेरीफाई करता है। अगर हम इसमें वैल्यू 1 पुट करते हैं x की जगह पे तो 2⁻² माइनस, x की जगह पे अगर हम 1 पुट करेंगे तो 1 और प्लस का 2 3, 2⁻³ होता है जी 8, प्लस का 32 = 0, और 2⁻² करेंगे आंसर 4, माइनस का 24 प्लस का 32 = 0। तो 32 और 4 में से 24 माइनस करेंगे, ये माइनस का 20, 32 - 20 0 नहीं आता, इसने हमारे पास सेटिस्फाइड नहीं किया। भाई 1 के बाद
आप 2 इसमें पुट करके देख लें, छोटी वैल्यूज़ को पुट करना जो है वो आसान होता है, रिज़ल्ट जल्दी आ जाएगा इसमें। तो 1 के बाद अगर हम इसमें 2 पुट करते हैं, इसी इक्वेशन में अगर हम यहाँ पर वैल्यू 2 पुट करते हैं तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 रेज़ टू पावर 4, 3 मल्टीप्लाई बाय यहाँ x की जगह पे 2 पुट किया तो 2 रेज़ टू पावर 4 प्लस का 32 इज़ इक्वल टू 0। 2 रेज़ टू पावर 4 ये आंसर आ जाएगा 16 माइनस, और 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 प्लस का 32 इज़ इक्वल टू 0, और 16 प्लस 32 48 माइनस 48 इज़ इक्वल टू 0, 0 इज़ इक्वल टू 0। तो 2 ने इसको सेटिस्फाइड कर दिया, और 2 ना तो इस ऑप्शन में आ रहा है ना इसमें आ रहा है, इसलिए अब 3 देखने की ज़रूरत नहीं है, 3 भी इसके अंदर सेटिस्फाइड होगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 में हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा जी सी। अगर 2 नहीं तो इसके बाद फिर हम वैल्यू 5 चेक कर लेते, छोटी वैल्यू से स्टार्ट करें, उसे कैलकुलेट करना आसान होता है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 27। द एरिया इंक्लोज बाय अ कर्व y इज इक्वल टू cos x एंड x फ्रॉम 0 टू π/2 इज सेम एज। ऑप्शन ए है 0 टू π/2 sin x, ऑप्शन बी ये ठीक कर लीजिए, यहाँ पे ये π/2 है और यहाँ पाई आए, माइनस का cos x dx, और सी में है जी π/2 से पाई sin x ऑल दीज। जब ऑल दीज दिया गया होगा ना तो फिर रिमेनिंग ऑप्शन भी हमें देखनी पड़ेंगी, सारी ऑप्शन हमें चेक करनी पड़ती हैं। एरिया निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू ए टू बी वाई डी एक्स, ए टू बी वाई डी एक्स। इस फार्मूले को यूज़ करते हैं हम इस कर्व का एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो एरिया इज इक्वल टू लिमिट्स हैं जी 0 टू π/2 और cos x इंटू डी एक्स, और cos x की इंटीग्रेशन होती है sin x। sin x यहाँ पे आ गया जी cos x की इंटीग्रेशन, और लिमिट्स हैं 0 टू π/2। पहले इसमें अपर लिमिट पुट करेंगे sin π/2 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे sin 0। sin 90 की वैल्यू 1 होती है, sin 0 0 होता है। तो इसका आंसर हमारे पास इस कर्व का जो एरिया आया है वो किस चीज़ के बराबर आ गया, 1 के जी। बाकी अब देखते हैं इसमें कौन सी ऑप्शन है जी, सारी सॉल्व करनी पड़ेंगी हमें। यही फार्मूला अगर हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो sin x की इंटीग्रेशन होती है माइनस cos x, और लिमिट्स आ जाएंगी 0 टू π/2। इसमें अगर लिमिट्स पुट करता हूँ तो अपर लिमिट पुट करेंगे cos π/2, लोअर लिमिट पुट करेंगे cos 0, और cos 90 की वैल्यू 0 होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो इसका आंसर भी किस चीज़ के बराबर आ रहा है, 1 के, जबकि यहाँ पर भी आंसर 1 आ रहा था। इसकी अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो cos x की इंटीग्रेशन लिखेंगे जी sin x, माइनस साइन पहले से मौजूद है, और लिमिट्स आ जाएंगी π/2 से पाई। अब इसमें जब अपर लिमिट पुट करेंगे तो sin पाई माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे sin π/2, sin पाई की वैल्यू 0, ये 1 है। तो इसका आंसर भी किस चीज़ के बराबर आ गया है, 1 के। तो ऑप्शन बी में भी आंसर 1 आ रहा है, ऑप्शन ए के अंदर भी आंसर 1 आ रहा है। तो इसको मेरा ख्याल है अब तो ज़रूरत ही नहीं रही है, हम क्या लिखेंगे इसमें, ऑल दीज। बहरहाल sin x की इंटीग्रेशन हो जाएगी माइनस cos x, और लिमिट्स π/2 से पाई, तो माइनस का cos पाई माइनस cos 90, cos पाई की वैल्यू -1, ये 0 होती है। तो इसका आंसर भी 1 आ जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगी जी इसमें ऑल दीज जो है। तो क्वेश्चन नंबर 27 में ऑप्शन डी आ गई जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 28। A particle moves in a straight line with velocity v is equal to 4 minus t square meter per second, where t is the time in second after passing through a fixed point on the line. The acceleration of the particle after 4 seconds is given by। 4 सेकेंड के बाद पार्टिकल का एक्सीलरेशन किस चीज़ के बराबर होगा वो हमें बताना है, जबकि हमें वेलोसिटी गिवन है। भाई देखो एक्सीलरेशन के यूनिट्स होते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
जबकि यहाँ पर दिया गया है यूनिट मीटर पर सेकंड, तो ये दो ऑप्शन तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। अब देखते हैं जी इनमें से कौन सा आंसर आएगा। और वेलोसिटी को अगर हम डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमें एक्सीलरेशन मिल जाता है। तो यहाँ हम लिखेंगे एक्सीलरेशन इज़ इक्वल टू डी वी ओवर डी टी। कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाएगा, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा जी 2t। और चूँकि t की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन है जी आफ्टर 4 सेकेंड, तो यहाँ पे आ जाएगा -2 × 4 -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि ऑप्शन किस में है जी, ए में। एक्सीलरेशन के अगर किसी स्टूडेंट्स को यूनिट पता है तो कॉन्सेप्ट के ज़रिए से डेफिनेशन की मदद से ये दो हमारे पास ऑप्शन बिल्कुल वैसे ही ख़त्म हो गई हैं। और वेलोसिटी को विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट किया है, एक्सीलरेशन आ गया। टी की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर हमें 4 सेकंड गिवन थी, वो वैल्यू पुट की है, तो आंसर आ गया जी -8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 29। A complex number 1 + √3 iota can be expressed as। ये कॉम्प्लेक्स नंबर की रेक्टेंगुलर फॉर्म है और ये इनकी फॉर्म है जी पोलर फॉर्म जो है। अगर आप इसमें इसका रियल पार्ट देखें तो आंसर आ रहा है 1। जबकि अगर हम इस ऑप्शन में देखें तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। cos 30 √3/2 है। इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो रियल पार्ट इसमें √3 बनेगा, जबकि हमें 1 चाहिए, ये ऑप्शन ख़त्म हो गई। cos 60 बराबर होता है 1/2 के। cos 60 1/2, रियल पार्ट 1/2 आ रहा है, तो हमें रियल पार्ट 1 चाहिए, ये ऑप्शन भी ख़त्म। हाँ जी, cos 30 की वैल्यू फिर यहाँ बताई, cos 30 होता है √3/2, जबकि हमें रियल पार्ट जो है 1 चाहिए, तो एक ही ऑप्शन रह जाती है हमारे पास सी। इसे अगर हम सॉल्व करें, cos 60 की वैल्यू 1/2 और sin 60 होता है जी √3/2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 + √3 आयोटा। यही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, ऑप्शन इसमें सी आ जाएगी। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 23। एक मैट्रिक्स ए दी गई है और मैट्रिक्स की वैल्यू है जी 0 0 और यहाँ पर P, और एक इक्वेशन साथ दी गई है A + A इनवर्स = KI। यहाँ से हमने P और K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। A इनवर्स होता है किसी भी मैट्रिक्स का, अगर हमने इनवर्स फाइंड करना है तो उसके लिए फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A, और ये डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो तो हम इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पर देखिए कि अगर हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया 0, नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई किया 0, तो इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 आ रहा है। इस मैट्रिक्स का तो हम इन्वर्स ही फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि ये मैट्रिक्स हमारे पास सिंगुलर आ रही है। इन्वर्स फाइंड करने के लिए मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर होना चाहिए, उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसमें कोई भी वैल्यू हम नहीं फाइंड आउट कर सकते, इसलिए लिखेंगे नॉट वैलिड फॉर एनी वैल्यू ऑफ P एंड Q। तो क्वेश्चन नंबर 29 के बाद क्वेश्चन 30 में ऑप्शन हमारे पास कौन सी आ गई, डी। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज पेपर 2015 का भी कंप्लीट हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो।